ट्वेल्थ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि बोरबरी ने परमाणु मॉडल कैसे दिया और क्या परमाणु मॉडल था। तो उसके आधार पे उन्होंने जो मॉडल दे दिया, उसके बाद बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन की रेसी स्पेक्ट्रम की व्याख्या सफलतापूर्वक हो गई और 1922 ईस्वी में इसी कार्य के लिए साइंटिस्ट बोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बाद में सोमरफेल्ड और डी ब्रोगली ने इन्हीं का आधार मान के, क्वांटम सिद्धांत का आधार मान के और विभिन्न ऊर्जाओं का, स्पेक्ट्रमों का व्याख्या किया। अब अगली जो टॉपिक आपको हम देना चाह रहे हैं, बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या। जनरली बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही सारे, जैसे कक्षीय चाल, स्थायी कक्षा की त्रिज्या, ऊर्जा, उसके लिए उन्होंने अपना प्रयोग किया था। उसके आधार पर उन्होंने बोहर की जो स्थायी कक्षा थी उसके लिए उन्होंने कक्षा का जो त्रिज्या बताया वो ε0 h² पाई जेड me² n²। ठीक है, इसमें h फ्लांक नियतांक है, आपको इसका मान पता ही होता है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। निर्वात की वैद्युतशीलता आपको पता ही है। परमाणु क्रमांक है ये, जिस परमाणु को हम कक्षा निकालना चाहते हैं, कक्षा की त्रिज्या उसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन आवेश है और m जो इसमें दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये उन्होंने कक्षा त्रिज्या की खोज की थी या बताया था। तो जो कक्षा की त्रिज्या है वो दो बात पर निर्भर करती है। एक कि कक्षा की संख्या क्या है, यानी सेल संख्या क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। दूसरे परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या अगर हमें निकालनी है या परिवर्तन होता है उसकी त्रिज्या, तो n यानी कक्षा की संख्या पर और उसके परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो कक्षा त्रिज्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और अगर सेल संख्या बढ़ेगी, सेल का मतलब होता है कि जैसे ये परमाणु नाभिक है, इसके चारों तरफ ये कक्षाएं निश्चित होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी यहाँ से दूरी, जैसे ये कक्षा है, पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, इसी तरह ये तीसरी कक्षा भी हो सकती है, चौथी कक्षा हो सकती है। तो इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो इस सूत्र से उन्होंने कहा कि संभव है या निकाला। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि अगर हाइड्रोजन परमाणु के एटम के लिए अगर हम सोचें तो जेड हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक है वो होता है 1। तो जब 1 रख देंगे तो n² आएगा, यानी जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी उसकी त्रिज्या भी, कक्षा की त्रिज्याएं बढ़ती जाएंगी। कक्षा बढ़ती जाएगी तो त्रिज्या बढ़ती जाएगी। उस पर उन्होंने क्या किया कि एक निश्चित मान निकाला जिसे हम बोर त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो ये जितने कांस्टेंट हैं इसके, ये कांस्टेंट हैं, इसका जब मान रखा गया, ठीक है, पहली कक्षा के लिए, तो ये मान ε0 का मान रखा, फलांक नियतांक का मान रखा। मान निकालने के बाद जब पहली कक्षा की त्रिज्या उन्होंने ली तो वो आई 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो इतनी होगी। दूसरी कक्षा की अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो पहली कक्षा के साथ इंक्लूड करते जाएंगे। जैसे n का मान अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या जो आएगी n² आएगी। तो ये n की जगह 2 रख देंगे तो ये मान आपको 2.12 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। तीसरी के लिए भी ऐसे ही मिलेगा। तो उसके बाद ये फाइनल हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम जो कक्षा है यानी पहली कक्षा की त्रिज्या ये होती है। दूसरी तीसरी की निकालनी होगी तो n² कर देंगे। ठीक है, अब कक्षीय चाल क्या होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनका चाल सूत्र क्या होगा। तो देखिए कि चाल सूत्र उन्होंने हर कक्षा के लिए निकाला, Ze² 2ε0h 1/n, है ना। तो कक्षा के लिए जो इन्होंने देखा कि z और n इसका प्रभावी है, क्योंकि ये मान कांस्टेंट में है।
तो जेड और एन यानी जो कक्षा की चाल होगी, इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में चाल होगी, वो परमाणु क्रमांक बट्टे कक्षा की संख्या पर निर्भर करेगी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम इसके लिए Z1 कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की जो चाल होगी, इलेक्ट्रॉन में जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी जो चाल होगी वो इससे शो की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर n बराबर 1 रख दें, ठीक है ना, यहाँ पे 1 रख देंगे तो पहली कक्षा की चाल आएगी। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे हम सारे मान रख दिए हैं, जैसे ई स्क्वायर के मान हैं, आपके फ्लैंक नियतांक है, पराविद्युतांक है, सबके मान रखने के बाद ये हमें मिला पहली कक्षा की जो चाल होगी, जब पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे उनकी कक्षीय चाल यानी अराउंड चाल जो होगी 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होगी। यह चाल प्रकाश की चाल का 1/137 गुना है, यानी कम है, प्रकाश की चाल से कम है। पहली कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा की चाल होगी, जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चलेंगे उनकी इस चाल से वो अपने नाभिक के चारों ओर राउंड करेंगे, और इस जो चाल है वो प्रकाश की चाल का 1/37 गुना है। अब हर कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? हर कक्षा में जो चलेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, उनमें ऊर्जा क्या होगी? तो उस ऊर्जा के लिए उन्होंने सूत्र दिया कि Me4 8 ε0² CH² और Z² HCN²। यहाँ पे n कक्षा की संख्या है, यानी कौन सा नंबर आप कक्षा है, जैसे 1 2 3 ऐसे होता है। ठीक है, तो इतने दूर को, ये जो आप देख रहे हैं इसको उन्होंने कांस्टेंट कहा। ये पूरी की पूरी मान कांस्टेंट में है इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसी को हम कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। और इस नियतांक का मान होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। अगर हम इसकी जगह ये मान रखते हैं, इसकी जगह ये पूरे मान को हम रखते हैं, जैसे R का मान अगर हम रखते हैं, H का मान रख दें, C का मान रख दें, N² का मान रख दें, यानी कक्षा के आधार पे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम कहें, अगर n बराबर हम 1 कह लें, Z बराबर 1 कह लें, तो ऐसे देखिए आपको मिलेगा। तो ऊर्जाएं हमेशा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती हैं, तो RHc/n², यानी ये पूरे मान को हम क्या कह रहे हैं? R कह रहे हैं, रिडबर्ग नियतांक, और इसका मान फिक्स होगा 1.097 10⁻7 का। अब इसमें RHcN² ये किस में आएगा आपका? अब इसके मान को रख के जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे मान हमने रखा है RHc का, फिर उसके बाद हमने इतने का गुणा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, अगर इसका गुणा नहीं करते तो जूल में होता। दूसरी N² हो गया, ये कक्षा की संख्या हो गई, यानी हर कक्षा की संख्या अगर हाइड्रोजन परमाणु की आप निकालते हैं तो 13.6/n² कर लें। अब पहली कक्षा की ऊर्जा निकालनी है तो यहाँ 1 रखें, दूसरी कक्षा की निकालनी है 2 रखें, तीसरी कक्षा की निकालनी है 3 रखें, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस कक्षा की ऊर्जा आएगी, यानी हर कक्षा की ये ऊर्जा, कहते हैं ना, बोरबरी ने कहा था कि हर कक्षाएं की ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1/λ इसको कहते हैं उत्सर्जित विकिरण की तरंग संख्या, इसको दिखाते हैं म्यू बार से, वेव नंबर कहलाता है ये आपका इस टॉपिक का मतलब रहा। दूसरा है परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, ये फ्रांक ने प्रयोग किया था, विविक्त ऊर्जा स्तर। तो मैक्स के फ्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता लेकर के फ्रांक हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया और उससे एक निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक तत्व का परमाणु एक निश्चित विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है और अवशोषण भी करता है, यानी कम और ज़्यादा नहीं, एक निश्चित ऊर्जा को लेगा और निश्चित ऊर्जा ही वो अपने अंदर से बाहर निकालेगा। इन ऊर्जाओं को उस परमाणु की विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं।
जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु जो अगर है तो उसकी प्रथम ऊर्जा ग्रहण करने की और उत्सर्जन करने की जो क्रियाएं हैं वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। यानी Hg परमाणु इन ऊर्जाओं को ही ग्रहण करेगा। अगर हम 4.8 की ऊर्जा देंगे तो वो उसे नहीं लेगा, या 6 की देंगे नहीं लेगा। जब हम इन ऊर्जाओं को देंगे तभी वो परमाणु उसे ग्रहण करेगा, या अपने उच्च ऊर्जा अवस्था के बाद निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटने लगेगा तो इन्हीं ऊर्जाओं का क्रम से उत्सर्जन भी करेगा। इसी को उन्होंने कहा विविक्त ऊर्जा स्तर। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु एक निश्चित विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। इन ऊर्जाओं को उस परमाणु का विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष निकला। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि सभी परमाणु अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं, यानी अपनी 0 ऊर्जा की अवस्था में होते हैं। जब परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अपनी उच्च ऊर्जा में जाते हैं। ये बोहर ने भी प्रूफ किया था कि जब परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलेगी तो उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी ऊंची ऊर्जा में चला जाएगा और 10⁻⁸ सेकंड रख के ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए प्रकाश के रूप में फिर अपनी प्रारंभिक कक्षा में लौटेगा। ठीक है, तो परमाणुओं के विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। उन्होंने कहा था फ्रांकहर्स्ट ने, अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणुओं की विविक्त ऊर्जा स्तर अलग अलग होते हैं। जैसे हम अभी पारे के परमाणु का दिखा रहे थे, तो ये पारे के परमाणु का ऊर्जा स्टेप है, ऊर्जा स्तर है। ये पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, लास्ट में और भी, बीच में और भी ऊर्जाएं हो सकती हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है। इन लोगों के भी जो ऊर्जा स्तर होंगे वो अलग अलग होंगे। ये इसके बराबर नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इन तत्वों को स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होते हैं। यानी जिन तत्वों के विविक्त ऊर्जा स्तर अलग होंगे और तो उन तत्वों के स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होंगे। ऊर्जा स्पेक्ट्रम क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि जैसा ऊर्जा वो निकालेगा उस हिसाब से वो ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा, तो इसीलिए उसका स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा। दूसरी बात कि जब परमाणु अपने किसी ऊर्जा स्तर में लौटता है, अपने उच्च ऊर्जा स्तर से किसी ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, तो वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रांकहर्स्ट का सबसे बड़ा प्रयोग यही था कि प्रत्येक परमाणु एक निश्चित विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं। इन ऊर्जाओं को उस परमाणु का विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस परमाणु हाइड्रोजन परमाणु, ये पारे के परमाणु से ये उनकी ऊर्जाओं को दिखाया गया है। और प्रत्येक तत्व के परमाणु का अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है, जैसे ये 3 स्तर आपको दिखाए हैं। ठीक है, और सामान्य रूप से सभी परमाणु अपने न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में ही होते हैं। जब उन्हें बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और वहाँ से 10⁻⁸ सेकंड बाद जब ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए बाहर निकलते हैं या अपनी मूल अवस्था में आते हैं, तो वो उनका स्पेक्ट्रम जो मिलता है ऊर्जा का वो भी अलग अलग ही मिलता है। ठीक है, धन्यवाद आपको।